नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका नाम ही बिहार और बिहार वासियों के लिए अपने आप में एक परिचय है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव, जो कि इस वक्त बिहार होम डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी के पोस्ट पे तैनात हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए टाइम निकाला। जी धन्यवाद। सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर, जब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो सर से काफ़ी अलग अलग विषयों पे बात होगी। सर के जो अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें सर से जानना चाहते हैं जो शायद बिहार की जनता अपने आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव के बारे में नहीं जानती हो। सर, सबसे पहले तो आप बताइए, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले, आपका जन्म स्थान कहाँ है? बेगूसराय ज़िले में बीहट गांव है, गंगा किनारे ही है, वहीं का रहने वाला हूँ। और मूल गांव तो वही है, लेकिन पिताजी की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई, पिताजी इंडियन ऑयल में सेवा कर रहे थे, 2013 में रिटायर हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ वहाँ रहता गया है। गुवाहाटी, बरौनी, भोपाल, दिल्ली, यहीं पर मेरी पढ़ाई हुई। और स्कूल करने के बाद फिर आईआईटी कानपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो और सर के पिताजी का अलग अलग जगह पोस्टिंग हुआ, तो आपका पढ़ाई में भी तो बहुत डिस्टर्बेंस होता होगा, क्योंकि अलग अलग जगह आपको शिफ्ट करना पड़ता होगा। हाँ, शुरू में जब भी किसी नए स्कूल में आप जाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। दोस्त भी नए होंगे, किताबें नई होंगी, टीचर्स नए होंगे। लेकिन उसमें जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे अगर परिस्थितियाँ नई आ जाएं तो कैसे आदमी को एडजस्ट करना चाहिए। और चूँकि परिस्थिति थी कि ट्रांसफ़र होना ही था, तो इसीलिए उस पर मेरी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, उसके लिए मेंटली बड़ी तैयार रहता था। तो आज भी जैसे अब नौकरी भी ऐसी ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अब प्रभावित नहीं होता हूँ। जहाँ भी है ट्रांसफ़र का आदत बचपन से ही लगी हुई है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने आईआईटी कानपुर से आपने इंजीनियरिंग करा है, आई गेस आप जब यूपीएससी के इंटरव्यू पे गए होंगे तो आपसे सवाल पूछा ही गया होगा कि आप एक इंजीनियरिंग के छात्र होकर के अब सिविल सर्विस में आ रहे हैं, अपनी यूपीएससी किया, तो ऐसे स्ट्रीम का परिवर्तन क्यों किया आपने सर? तब भी जवाब वही था, आज भी वही है। कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे जीवन में संतुष्टि मिले। तो उस समय लगता था कि किसी कॉरपोरेट के लिए काम करूं, अपने लिए तो कर लूँगा, जो भी आर्थिक धनोपार्जन है वो भी हो जाएगी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खुद को संतुष्टि तब मिले कि मैं किसी के समाज के काम आ सका। तो उसमें मुझे लगा कि जो दायित्व एक इंडियन पुलिस सर्विस या किसी सिविल सर्विस में है, वो कोई कॉरपोरेट जॉब ऑफर नहीं कर सकती है। और इसमें किसी पैरवी की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे आपको नेता बनना हो, राजनीति में जाना हो, तो हो सकता है आपको कहीं पैरवी चाहिए या आप ऐसे परिवार से हो, उतने सक्षम हो। लेकिन यहाँ कोई साधारण मिडिल क्लास का आदमी मेहनत करके उस पोजीशन पर आ सकता है जहाँ समाज में काम आ सके। यही मेरे मन में सोच जगी, तो उसके बाद फिर तैयारी मैंने शुरू की। और सर, आपका आईटी का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था आईटी के वक्त? आईआईटी जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, और आईआईटी एग्ज़ाम करने के बाद आईआईटी में पढ़ाई अपने आप में बहुत कठिन है, आसान नहीं है। उसी बीच मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी सेकेंड ईयर के बाद प्रारंभ कर दी थी। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। मतलब 7-4 साल में डिग्री भी समय पे आ जाए और निकलते ही सिविल सर्विस सिलेक्शन भी हो जाए, तो काफ़ी संघर्ष का समय रहा, लेकिन अच्छा रहा। और सर, आपने यूपीएससी कितने अटेम्प्ट में क्लियर करा था? आईआईटी कानपुर से मैं 2001 में निकला था, तो पहला अटेम्प्ट मैंने तभी दिया था। उस समय मेन एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा भी मैंने दी थी, लेकिन इंटरव्यू में नहीं जा पाया था। 2002 की जो परीक्षा थी उसमें सफल हुआ, 60वीं रैंक आई थी, और उसी में आज यहाँ हूँ। और सर, आपके आपके पिताजी, मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक कहूँ तो आपके पिताजी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थे। तो आपके पिताजी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थे और आप आए सिविल सर्विस के क्षेत्र में, तो परिवार की तरफ से कोई रुकावट नहीं आई? क्योंकि सिविल सर्विस, वो भी आईपीएस ऑफिसर, तो इसके लिए इसमें जान का भी खतरा है। तो एक परिवार वाला तो नहीं चाहेगा अपने बेटे को ऐसे जान के खतरे में डालने। लेकिन निश्चित है, मतलब परिवार वाला तो ऑब्वियसली चाहेंगे सबसे आसान जीवन हो। जी बिल्कुल। लेकिन जब देखते हैं कि बेटे का निश्चय इतना दृढ़ है, तो फिर कुछ बचता नहीं है, तो देखते हैं, फिर समर्थन करते ही हैं। और बाद में आज के दिन में तो बड़े गौरवान्वित भी महसूस करते हैं जब देखते हैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बिहार में लोग जानने लगे हैं। तो माता पिता से ज़्यादा गौरव किसको होगा। अच्छा सर, आपने आपका यूपीएससी का आपका अटेम्प्ट क्लियर किया, आपने इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद जब आपका फर्स्ट पोस्टिंग जहाँ पे हुआ, और हम कहें कि बिहार का उस वक्त का बिहार और आज का बिहार ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो फर्स्ट पोस्टिंग आपका जहाँ हुआ वहाँ का एक्सपीरियंस, उस वक्त का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था फर्स्ट टाइम का? देखिए, ट्रेनिंग में सबसे पहले भागलपुर में ही आया था। तो उस समय जो परिस्थिति थी और अब जो परिस्थिति है, उसमें अगर बेसिक अगर कुछ अंतर है तो क्राइम के जो लेवल्स हैं उसमें मुख्य रूप से जो क्राइम थे, जो रोड्स पे होते थे, उसमें बहुत कमी आई है। उसके बाद अगली पोस्टिंग मेरी भी थी औरंगाबाद। औरंगाबाद चुनाव के समय 2005 में
उग्रवादी गतिविधि काफ़ी बढ़ी हुई थी, उसी बीच में चुनाव कराना था, तो वो अनुभव अपने आप में अनोखा था। जहाँ हम लोग निकलते थे, पूरे रास्ते में लैंडमाइंस चेक करते हुए जाते थे। उसके बाद चुनाव के बाद दानापुर पोस्टिंग हुई थी, तो दानापुर उस समय बड़ा बदनाम हुआ करता था। मतलब बहुत सारे तरह तरह क्राइम्स हुआ करते थे। जैसे आज आप जाएंगे यहाँ से बिहटा जाएंगे तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लोग बस गए हैं। उस समय पूरा सुनसान सा इलाका था और लूटपाट की घटनाएं काफ़ी होती थी, किडनैपिंग्स तो होती ही थी। तो उस प्रकार के क्राइम में कैसे एज अ पुलिस ऑफिसर उनको टैकल करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, ये चीज़ें मैंने उस समय बहुत सीखी। और विधि व्यवस्था की समस्या भी कई बार हो जाया करती थी, जिसमें रोड जाम कर देना लोगों के द्वारा। तो बहुत एक ऐसा था कि जब सुबह उठते थे तो सुबह से एक लगातार संघर्ष का पूरा दिन करता हुआ बीतता था। तो सिटी एसपी पटना बने, तो एसपी पहली पोस्टिंग सिटी एसपी पटना की में हुई थी। उसमें भी दिन में 3-4 क्राइम ऐसे होते थे जिसमें खुद जाना पड़ता था, जाके देखना पड़ता था। तो बड़ा व्यस्त समय रहा। और आज उस समय से क्राइम काफ़ी कम हुआ है, किडनैपिंग तो लगभग बंद हो गई हैं और चीज़ें बदली हैं। तो अब आज का बिहार आप कैसा देख रहे हैं, और आने वाला कल का बिहार आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, मैं तो जब भी बिहार को देखता हूँ तो मैं तो बहुत पीछे चला जाता हूँ। तो उस समय देखता हूँ जब कुछ नहीं था, न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न कम्युनिकेशन के कोई माध्यम थे। तब तो हम अखंड भारत का साम्राज्य संचालित कर रहे थे। उपनिषद यहीं लिखे गए, यूनिवर्सिटी ऐसी बनी जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। तो तब के बिहार से जब आज के बिहार को कंपेयर करता हूँ, जब टेक्नोलॉजी भी है, जिस बिहार ने ज़ीरो दिया उसमें आज उसके बाद विज्ञान और मैथमेटिक्स भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। कम्युनिकेशन है, रोड्स हैं, बीच में टूटे थे, अब तो रोड्स भी ठीक हो गए हैं। लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो हम इतिहास में जो कर सकते थे, जो कर सके थे, उसमें कहीं ना कहीं भी बहुत गुंजाइश है कि हमको बहुत आगे जाना चाहिए। और जाना चाहिए था जो हम नहीं जा पाए, तो उसके लिए अब चिंतन करना होगा क्यों नहीं जा पाए। और इतिहास में जब कुछ नहीं था तो हम अग्रणी थे, पूरे विश्व को इंस्पायर कर रहे थे। तो आज तो सब कुछ होते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इस पर हम चिंतन करें, और चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि निश्चित हम कर पाएंगे, अगर हम थोड़ा अपने मन में संकल्प लें और जाने कि हम लोग कौन थे, उसको स्मरण करें। सर, अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता अगर किसी पुलिस वाले को या किसी वर्दी वाले को देखती है तो मतलब हम कह लें कि उतना फ्रेंडली नहीं हो पाती है पुलिस वाले या पुलिस वालों के सामने, जबकि ये भय तो अपराधियों के अंदर होना चाहिए, आम जनता के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि आम जनता पुलिस से भयभीत हो जाती है जबकि उतना भय अपराधियों के अंदर नहीं रहता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पुलिस की जो पूरी व्यवस्था बनी थी 1861 में पुलिस एक्ट के बाद, तो उसमें उस समय की जो सरकार थी या जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों की थी। उनका काम ही था दमन करना पब्लिक का, तो उसी हिसाब से पुलिस बनी थी। लेकिन पुलिस जब बनती चली गई, जब आज़ादी मिली, उसके बाद कुछ काफ़ी परिवर्तन आना चाहिए था, जिसके लिए बहुत सारे पुलिस कमीशन ने भी सुझाव दिए कि किस प्रकार पुलिस जनता के लिए काम करे। तो बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से, लेकिन निश्चित है कि अभी भी जो कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए उस लेवल पे शायद नहीं हो पाया है। तो उसके दो पहलू हैं, एक तो पुलिस का अपना पहलू है, किस तरह से पुलिस बनी थी, दूसरा समाज भी है। जो पुलिस भी कहीं और से तो आती नहीं है, पुलिस आती है समाज से ही। समाज के ही लोग वर्दी जब धारण कर लेते हैं तो पुलिस में आ जाते हैं। तो समाज को भी सोचना पड़ेगा, जब ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज़ में कमी है, कुछ मूल्यों में कमी है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो कहाँ वो कमी है, शायद अगर चिंतन करें हम लोग, उस व्यवस्था को देखें, तो पुलिस तो एक अंग है, बाकी भी आप देख लीजिए, तो किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो कमी के लिए सामाजिक लेवल पे एक जागरूकता की आवश्यकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी जॉब में जाते हैं, किसी सरकारी नौकरी में ही आ जाते हैं, तो किस प्रकार समाज के प्रति उनका क्या दायित्व है, इसका बोध भी उनके मन में बना रहे। अच्छा, सर, आपके 18 से 19 साल आपका हो गया आपका कार्यकाल, तो इस बीच में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी केस में आप जिस तरह का आप निर्णय लेना चाहते हो उस तरह का नहीं निर्णय ले पाए हो, पॉलिटिशियंस के दबाव में आकर के, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? ऐसा अक्सर भले हुआ हो कि किसी ने प्रभावित करने का प्रयास किया हो, लेकिन ये तो मैं 100% बता सकता हूँ कि ऐसा कोई हुआ नहीं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के कारण कभी अपना निर्णय को मुझे बदलना पड़ा या कभी उसमें दबाव में करना पड़ा। जब भी जो सही लगा वही मैंने किया, और ऐसा ही करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सर, अब हम बात कर लेते हैं आपके जो अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, उसके बारे में। तो सर, ये अभियान है क्या, आपने कब शुरू किया था इस अभियान को? देखिए, वैसे पूछा जाए तो जब से सर्विस में आया हूँ, उससे पहले से मन में एक बोध था बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तो सर्विस में आने के बाद भी जहाँ भी रहा तो उस क्षेत्र के युवाओं से बात करना, स्कूली बच्चों से बात करना चलता रहा। उसी बीच में मैंने जब देखा कि काफ़ी निराशा व्याप्त हो रही है, लोग देखते हैं बिहार के भविष्य के बारे में जब चिंतन करते हैं तो देखते हैं कुछ है ही नहीं, बहुत अंधकार सा है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो हैं, ऊर्जा वही है, उन्हीं पूर्वजों के हम संतानें हैं जिन्होंने कभी ऐसा स्थापित किया था।
तो अगर कॉन्फिडेंस में कमी है तो कहीं ना कहीं हम खुद को भूलते जा रहे हैं और छोटे छोटे वादों में उलझ कर अपनी ऊर्जा वहाँ लगा रहे हैं जहाँ नहीं लगनी चाहिए। आपस में जातिवाद के नाम पर, छोटे छोटे संप्रदायों के नाम पर बंटकर लिंग भेद आदि वादों में ग्रसित होते जा रहे हैं, और जिसके कारण जो हमारी ऊर्जा एक दिशा में अच्छे से अगर लगे तो जो रिजल्ट आ सकता है वो नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए एक लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन मैंने सोचा कि इसको युवाओं के बीच में विशेष रूप से प्रेरित किया जाए उनको कि भाई तुम्हारा इतिहास क्या था, क्यों अपने इतिहास को भूल रहे हो। आज अगर 10 लोगों को बिठा दें एक कमरे में तो पहला प्रश्न उनके मन में आता है कि किस जाति का है। उसी हिसाब से ये लोग आपस में निर्णय लेते हैं कि किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, किससे कैसा संबंध बनेगा। इससे ऊपर उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बिहार जब उस समय ऐसा हो सकता था तो क्यों हो सकता था। हमारी सोच बड़ी थी, सोच बड़ी थी, जिसमें आप देखेंगे उस समय जो शासक वर्ग के भी लोग थे तो ऐसे नहीं थे कि केवल क्षत्रिय ही थे, अन्य वर्गों से भी लोग आए जो उस समय कल्पना लोग नहीं कर सकते थे पूरे भारत में, लेकिन बिहार ने वो सिद्ध किया। अब बौद्ध धर्म को देखें तो बौद्ध धर्म में क्या थी, समता थी। अगर उस समय उसका प्रभाव इस प्रकार फैला कि आज पूरे विश्व में जगह जगह आज भी विद्यमान है तो क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल सी बात थी कि जो भी मानव है उसके लिए बहुत नेचुरल चीज़ थी कि कैसे बहुत बड़े ग्रंथ उसको नहीं पढ़ने थे, समझना था खुद को, और उस प्रकार से कुछ प्रैक्टिसेस थी जिसको फॉलो करना था। और उसमें एक साम्य भाव था, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था कि कोई ऊंचे वर्ग का है कोई नीचे वर्ग का है। उसी प्रकार से जो भी चाहता है वो सबसे बड़ा आचार्य बन सकता था। तो उस प्रकार की चीज़ें कहाँ उत्पन्न हुई, बिहार में हुई जहाँ वेदांत की भूमि है, जहाँ वेदांत ने आदमी तो आदमी अन्य आत्माओं में भी वही रूप देखा जो परमात्मा का है। तो उससे अगर हम भिन्न होते चले जाएंगे, सोचते जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ें उलझेंगे, तो जो बिहार तब ग्रहण कर सकती थी, तब धारण कर सकती थी, वो कहाँ कर पाएंगे। तो आज भी थोड़े से इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। लोग वही हैं, खून वही है, डीएनए वही है। थोड़ा अगर हम लोग बदल गए, इंस्पायर हो गए, समझ गए अपने आप को, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। समस्याएं हैं लेकिन समस्याओं का समाधान भी जब हम बदलेंगे अपने आप, उसको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सर, किसी भी समाज की बदलाव अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए युवाओं को आगे आना होता है। अगर युवा बदलेगा, अगर हमारा वर्तमान बदलेगा तो ही हम भविष्य अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम अगर बिहार को देखें तो बिहार में हमें दो मानसिकता वाले युवा दिखते हैं, कहीं ना कहीं दिखते ही हैं। एक ऐसे हैं जो कि परीक्षा और जो पढ़ाई है उसको सिर्फ नकल समझते हैं कि अरे ग्रेजुएशन करना है तो हम तो चीटिंग करके पास कर लेंगे, या जो भी परीक्षा हम चीटिंग करके पास कर लेंगे पढ़ाई का। और एक हैं जो इंटेलिजेंट है, ये पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लेते हैं, वो बिहार में नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर हम पढ़ाई कर लिए तो बिहार में क्या है, हमें क्या पैसा कहाँ से मिलेगी, तो वो बिहार से आगे चले जाते हैं, नहीं रहना चाहते बिहार में। तो इन दो मानसिकताओं से हम कैसे लड़ेंगे और बिहार को आगे हम बढ़ाएंगे? देखिए, जो मेरे मन में जो संकल्पना है लेट्स इंस्पायर बिहार की, तो पहले खुद को जानना, अपनी हिस्ट्री को जानना, हेरिटेज को जानना, उससे गौरवान्वित महसूस होना। लेकिन केवल उतना होने से तो होगा नहीं। आप परिवर्तन तब कर पाएंगे, उसका रोड मैप क्या है। तो मेरे मन में यही है कि एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, 3 E's, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन भावों को जगाना होगा। एजुकेशन इन द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, केवल पढ़ना इसलिए नहीं कि परीक्षाएं पास करनी है या नौकरी लेनी है। परीक्षा पास करना, नौकरी लेना तो एक बात है ही, लेकिन ज्ञान हो। जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो ज्ञान तो होगा नहीं। और ज्ञान एक बार आपको हो गया तो हो सकता है परीक्षा में उतने नंबर नहीं भी लाएं, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित कर लिया वो जीवन में कहीं ना कहीं आपको पहुंचाएगी। परिश्रम करके ज्ञान अर्जित करना और उस भाव में करना है कि मुझे कुछ सीखना है। दूसरी बात, समता की बात जो हम लोगों ने की, छोटे छोटे वादों से ऊपर उठें, आगे बढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आगे बढ़ना है तो अगर हम सोचते रहें कोई हमको आके नौकरी देगा, कोई कुछ ऐसा करेगा, तो हम विकसित नहीं होंगे। और बिहार ने प्राचीन काल से ही उद्यमिता की भूमि रही है, जिसने बाकी जगह भी दूसरे देशों में लोगों को प्रेरित किया। तो वैसे में इस प्रकार सोचना, किस प्रकार के उद्यम हम स्थापित कर सकते हैं जिससे रोजगार तो बना ही सकें, साथ में उससे अच्छी कमाई भी हो सके, कुछ वैसे उद्योग हम स्थापित कर सकें। इन विषयों पर हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा कि कैसे परिस्थितियां बहुत बदली हैं। पहले जो संसाधनों की कमी थी, आज जिस तरह से आईटी ने पूरा गैप को ब्रिज कर दिया है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। सोच बदलनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि पूरी तैयारी करके आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, वो भी आईआईटी से किया, उसके बाद आप चाहेंगे मेरे रेलवे में एक गैंगमैन की नौकरी भी मिल जाए, वैसे लोग हैं जो इस प्रकार सोचते हैं, तो फिर कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही जो ज्ञान आपने अर्जित किया उसको आप इस रूप में लगाएं कि हम कुछ नया उद्यम स्थापित करें, हमारा अच्छा मुनाफा हो, उससे हम और लोगों को जोड़ें, उनको रोजगार दें, और इस प्रकार से आगे बढ़ें। जब इस प्रकार से छोटे छोटे उद्यम, और कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होने की आवश्यकता है। जब करेंगे तो इस प्रकार की भावना जब जागृत होगी युवाओं के बीच में, तो जहाँ गुजरात में जो युवा हैं अच्छे बिजनेस कर पा रहे हैं, बिहार में क्या कमी है। या अगर आप देखें कोचिंग की बात कर लीजिए, तो कोटा में इतने लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बिहार में क्या कमी है। यहाँ भी शिक्षकों की कमी थोड़ी है, लेकिन किस प्रकार से उसको प्रमोट करना, किस प्रकार से उसको एक प्रकार से एंटरप्राइज के रूप में डेवलप करना, इस पर सोचना पड़ेगा। और सोच के जब हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित फ्यूचर इज ब्राइट।
सर, आप इस अभियान से, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से युवा कैसे जुड़ रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं कि युवा कैसे जुड़ रहे हैं इस अभियान में? देखिए, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं जुड़ना, तो उनके हम लोगों ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था कि डेटा इसमें फिल कीजिए, और एक डिस्ट्रिक्ट्स में चैप्टर्स हम लोग बना रहे हैं। जो जितने भी लोग जुड़े हैं वॉलंटरी बेसिस पे, वो अपने चैप्टर्स हम लोगों ने फॉर्म किए हैं, और मेनली वही 3 E's: एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप। इसको प्रमोट करने के अलग अलग प्रोग्राम्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स के साथ जुड़ के, कॉलेजेस के साथ जुड़ के, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ के, या जो सोशल एक्टिविटीज़ में लोग जुड़े हुए हैं, संगठन काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ के एक नेटवर्क क्रिएट करना, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो सक्षम हैं उनकी मदद कर सकें, जिनको उस मदद की आवश्यकता है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, हमसे जुड़े। और अगर उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।